एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात की थी और हम लोगों ने ये भी जाना था पिछली क्लास में। अगर आपने हमारी फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जा कर के उसको देखिए। फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो होता है वो हमारा होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा 11 टाइप्स के होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारा 3 टाइप्स का होता है। आज की क्लास में हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे पिछली क्लास में हमने एंड किया था। तो स्टूडेंट, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, बी केयरफुल रहिए, और जब भी वीडियोस मेरी देखें हाथ में एक पेन और नोटबुक ले करके बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे या जो भी कॉन्सेप्ट आपको मेरी लेक्चर से समझ में आए, आप उसको अपने लैंग्वेज में नोट करें। ओके, वेल विशेस फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा 6 कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड इज़ द इंटरवल ऑफ टाइम at the end of which income statement, profit and loss and balance sheet are prepared to know the results and resources of the business। होता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक देखिए बिल्डिंग बनाई है, ये बिजनेस की बिल्डिंग है। सपोज दैट ये क्लोथ डीलर है, एक क्लोथ डीलर है। वो अपनी बेटा फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, वो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना चाहता है। तो कोई भी बिजनेस स्टूडेंट, कोई भी बिजनेस अगर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा तो उसके लिए वो क्या प्रिपेयर करेगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा। और अगर वो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना चाहेगा तो उसके लिए अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेगा। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो चीज़ें प्रिपेयर की जानी चाहिए ये कुछ टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में प्रिपेयर की जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये टाइम पीरियड कितने दिन का होना चाहिए, 12 मंथ्स का होना चाहिए। जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं। कैलेंडर ईयर मीन्स 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर। और मैक्सिमम कंपनियां ऐसी हैं जो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं। और यहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर दिया है। फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा 7th है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं 7th वाले को। द कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट all assets are recorded in the books of accounts of their cost price, which includes cost of acquisitions, transportations, installation and making assets ready for the use। ओके स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए होता क्या है कि जब भी हम कोई मशीनरी ले आते हैं, मशीनरी ले आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मशीनरी को हम लोग जब परचेज करेंगे वहाँ से अपने बिजनेस तक उसको लेकर के आएंगे। उसके लिए हमें कैरेज देना पड़ेगा, कुछ न कुछ रेंट देना पड़ेगा। उसके बाद जब मशीनरी हमारे बिज़नेस में आ जाएगी तो उसको इंस्टॉल करवाएंगे। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आपको अलग से देना पड़ेगा। तो जितने भी कैरेज हुए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज हुए, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट हुए, ये सब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड किए जाते हैं और उसके बाद हमारा एक ऐसे मशीनरी की कॉस्ट बनती है। ओके, तो हम क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमसे कहता क्या है। देखिए एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट परचेज हमने किया 1 लाख रुपए की। आफ्टर 5 ईयर्स बाद मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 4 लाख। तो स्टूडेंट आपको ये समझना होगा कि हम बैलेंस शीट में किसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या हम 1 लाख के अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज ए इन्वेस्टमेंट, या फिर 4 लाख के अमाउंट को दिखाएंगे। जी, अगर आपका कहना है 4 लाख तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपका कहना है 1 लाख तो आप बिल्कुल सही हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे जो एसेट्स की वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख का था वही हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये
वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू है। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे हमने पहले ख़रीदा है उसी वैल्यू को हम आगे भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मशीनरी आज हमने 50,000 की खरीदी, कल उसका रेट जो है घट जाए, 40,000 हो जाए तो हम उसको 40 पे दिखाएंगे, नहीं। देखो, जो जिस डेट को हमने परचेज की है मशीनरी को, उस डेट पे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो वैल्यू होगी, उसी वैल्यू को, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हिस्टोरिकल हो, मतलब जो सबसे पहले की कॉस्ट हो, जो डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम की कॉस्ट हो, उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 8 ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए क्या कह रहा है। द कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शंस entered into by an enterprise has two aspects. Okay, first is called debit and second is called credit of equal amount. हर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को डेबिट और क्रेडिट क्या होता है बहुत अच्छे से पता होता है। देखिए होता क्या है, अगर हम किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन्स को अपनाते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। मैंने एक एग्जांपल लिया है, परचेज गुड्स इन कैश ₹10,000। जब मैं 10,000 का गुड्स परचेज करूँगा कैश में तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक तरफ तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि एसेट्स हमारे पास आएगी तो स्टॉक हमारा बढ़ेगा, दूसरी तरफ हमारा कैश कम होगा। क्यों? क्योंकि जब हम एसेट्स को परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा। इस तरीके से आप देखो बोथ इफ़ेक्ट, दोनों साइडों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इट मीन्स एक ट्रांजेक्शन्स का बिहेवियर जो होगा वो दो साइडों पे डिपेंड करेगा, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। तो ये था ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा 9th क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, इसको भी हम लोग देखते हैं। आइए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वाकई में रेवेन्यू रियलाइज्ड कब होती है, हम कब मानेंगे कि हमारे बिजनेस में रेवेन्यू पूरी तरीके से रियलाइज हो गई है। आइए इसको देखते हैं। According to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been established. Okay, देखिए होता क्या है, मैं एक एग्जांपल मैंने बड़ा अच्छा सा लिया है कि वाकई में कब रेवेन्यू को रियलाइज माना जाएगा। सपोज दैट आपका एक बिज़नेस है और किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने आपको 1 जनवरी को 10,000 रुपये का ऑर्डर दे दिया और आपने क्या किया, 20 जनवरी को आपने जिस कमोडिटी का ऑर्डर आपके पास आया था उस कमोडिटी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया। इट मीन्स जो ऑनरशिप थी 20 जनवरी को वो ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद आपको कैश कब रिसीव हुआ, मतलब उस व्यक्ति ने आपको पैसा कब दिया, 1 अप्रैल को। तो आप मुझे बताइए कि बैलेंस शीट में, सॉरी, इस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग में हम कब रिकॉर्ड करेंगे। क्या 1 जनवरी को जिस दिन हमको ऑर्डर मिला उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, या फिर 20 जनवरी को जिस दिन हमने ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को उसके पास भेज दिया उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, या फिर 1 अप्रैल को जिस दिन हमें कैश रिसीव हुआ। तो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग कि हम जो है उस दिन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन हमारी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई हो। ओके, तो किस दिन हमारी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, 20 जनवरी को। इसलिए जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगा बुक में वो 20 जनवरी को। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, नाम से ही है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड
in an accounting period should be matched with revenue during that period in order to calculate the results of business operation in terms of profit and loss. ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट का सीधा फंडा ये है कि अगर आपको सपोज दैट 2019-20 का प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने का मतलब प्रॉफिट कैसे निकालेगा, आर माइनस ई का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इट मीन्स प्रॉफिट निकालने के लिए जैसे मान लीजिए पूरा मैंने एक साल लिया, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का एक टाइम पीरियड लिया, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग पीरियड। इस अकाउंटिंग पीरियड का अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ऐसा नहीं है कि 2019-20 का प्रॉफिट निकालने के लिए हम रेवेन्यू तो 2019-20 का लें लेकिन एक्सपेंस हम 2017-18 का लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं कर रहा है और हमारा प्रॉफिट भी एक्चुअल नहीं आएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिस ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू लें उसी ईयर की एक्सपेंस भी लें, तभी हम एक एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। आइए हम इसको देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में है दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री द पर्सनल बायस आइदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर द अकाउंट्स। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये दिया है पर्सनल बायसनेस और यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्टिव मैनर। ओके, तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंट प्रिपेयर करता है, उसको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो वो सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव मैनर में प्रिपेयर करे और दूसरी पर्सनल बायसनेस से दूर रहे। इसका मतलब पर्सनल इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हो या बिज़नेस को जो चीज़ें अच्छी लगती हो आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट मेंटेन करिए, बिल्कुल नहीं, आपको बायसनेस से दूर रहना है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन शुरू करते हैं। आइए पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है कि सर अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। आइए हम आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। ध्यान से पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। The main differences between accounting concept and convention is that accounting concept are officially recorded, okay, whereas accounting convention are not officially recorded and are followed as generally accepted guidelines। तो देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जो बेसिक डिफरेंस है वो दोनों में क्या है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में। पहला, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ऑफिशियली रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन को हम लोग ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके, कितने तरीके के अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं? देखिए 3 टाइप्स के अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं। ये हमने सभी स्टूडेंट्स को अपनी पहली क्लास में भी बता दिया था। तो आइए हम पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि ये पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन हमसे क्या कहता है। तो पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नाम से पता चल रहा है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब ऐसी चीज़ें जिसको आप क्लोज नहीं बल्कि ओपन कर दो। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of all significant information relating to the economic affair of the entity। okay, अब देखिए करना क्या है, इट मीन्स कोई भी आउटसाइडर हो, कंपनी को क्या करना चाहिए, कोई भी आउटसाइडर हो या इन्वेस्टर हो अगर आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहा है तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंपनी को जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको पूरी तरीके से साफ साफ बता देना चाहिए ताकि आउटसाइडर को आगे चल कर के कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, सपोज दैट एक बिज़नेस है और इस बिज़नेस में कोई व्यक्ति बाहर से आकर के पैसा लगाना चाहता है, तो बिज़नेस का एक दायित्व है, बिज़नेस का एक लायबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
अपने से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वो बता दे कि इस बिज़नेस पे पहले से कोर्ट केस चल रहा है। वो ये भी बता दे कि हमने साल में कई बार जो है स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए मेथड चेंज किए हैं। हमने एक बार स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए लीफो मेथड का यूज किया है, और एक बार फीफो मेथड का यूज किया है, और एक बार हीफो मेथड का यूज किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये क्या है? तो इस मेथड्स को, जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का जो मेथड्स होते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, सी कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को ये भी बता देना चाहिए कि उसके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। फिर क्या बताना चाहिए? रीजन ऑफ लो टर्नओवर, अगर बिजनेस को पिछले कई सालों से लॉस हो रहा है तो लॉस की एक्चुअल वजह क्या है, ये भी बता देना चाहिए। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो ये सारी पॉइंट ऑफ व्यू को इन्वेस्टर और आउटसाइडर के सामने ओपनली डिस्कस करना चाहिए। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सब कुछ ओपन कर देना चाहिए। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी जो है, ये एक तरीके से अपोजिट काम करता है कन्वेंशन ऑफ जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी इज, देखिए यहाँ पे लिखा है द कन्वेंशन इज, ओ सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे लिखा है कि दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये हमेशा जो भी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है, इसके अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एज इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग irrelevant, ये बहुत अच्छा वर्ड है, irrelevant to the user need not be disclosed। ओके, ये कंसेप्ट कहता है, ये कन्वेंशन कहता है मटेरियलिटी का कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ही ओपन कर दो। ऐसा नहीं है कि आप छोटी से छोटी बात बिजनेस की इन्वेस्टर या आउटसाइडर को बता दो, नहीं। जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उन्हीं चीज़ों को आपको इन्वेस्टर और आउटसाइडर को बताना है। ऐसा नहीं है, देखिए होता क्या है, मैंने एग्जांपल लिखा कि मशीनरी लॉस्ट। कभी आपके यहाँ मशीनरी चोरी हो गई, छोटे मोटे जो टूल्स थे वो टूट गए, और क्या हुआ, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गई, तो क्या ये भी इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टर और आउटसाइडर को बताओगे? नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है। ओके, तो ये था आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस। ओके, थर्ड जो है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस। देखिए क्या कह रहा है, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स द बिजनेस टू प्ले सेफ। इट मीन्स दैट बिजनेस डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ओके, ये जो लाइनें हैं, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो सीधे सीधे ये लाइनें लिख दी जाती हैं, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट। ठीक है, और पूछा जाता है कि ये किस कन्वेंशन से रिलेटेड है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप सही ऑप्शन को टिक लगा दोगे। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल के बेस पे मैंने इसको बताया है ये कन्वेंशन के बारे में। सपोज दैट क्लोजिंग स्टॉक की हमें वैल्यूएशन करनी है। कॉस्ट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक की 10,000 है, रियलाइज वैल्यू 15,000 है। अब वैल्यूएशन आप कैसे करोगे? इन दोनों में से किसको लोगे, किस वैल्यू को आप लोगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, हम लोग कॉस्ट प्राइस और रियलाइज वैल्यू दोनों में से जो कम होता है, विच एवर इज लेस, उसी को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सभी स्टूडेंट को मुझे लगता है कि मेरे इस लेक्चर से सेटिस्फाइड होंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, और आप बताइए कि हम चीज़ों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप सब अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है,
आपके एग्ज़ाम्स नियर आ गए हैं और आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।